हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे थे। इसमें हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। इसमें ये बायोलॉजी के हम लोग 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट चौथा है फ्रेंड्स, पार्ट 4 है। ये 3 पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए फ्रेंड्स, ताकि आपको पूरा बायोलॉजी कवर हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। हमारा क्वेश्चन है, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाती है? इसका आंसर हो जाएगा फुसफुस सिरा। कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाती है? फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा फेफड़ों से हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त लाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? यह है SA नोड, गति प्रेरक। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। हृदय 4 भागों में विभाजित होता है, RA, LA, RV, LV। गति प्रेरक पेसमेकर SA नोड सिनोआर्ट्रियल नोड को कहते हैं। यह RA में स्थित होता है। यहीं से दिल की धड़कन उत्पन्न होती है। ऐसे नोड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर की ओर छोटे दाएं एवं बाएं अलिंद तथा नीचे की ओर बड़े दाएं एवं बाएं निलय होते हैं। आलिंद की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं। एक अंतर आलिंदीय पट्ट दाएं एवं बाएं आलिंद को पृथक करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव हृदय में कितने वेल्व सेट्स होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4। मानव हृदय में 4 वेल्व सेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है दोस्तों। इसका तो बहुत लोगों को पता होगा। CN बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था पहला हृदय प्रत्यारोपण, सफल हृदय प्रत्यारोपण। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बर्नार्ड ने किया था। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ECG जिसका गतिविधि को दर्शाता है वह हृदय है। ECG हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहा किया जाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय और उसके बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट नोट, हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानवों का 1 मिनट लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? 1 मिनट में कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? 72 बार। 72 बार 1 मिनट में हृदय स्पंदन होता है। इसका इंपॉर्टेंट नोट, मानव हृदयावरण पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। शरीर में हृदय ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को सिरा, शरीर से हृदय में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को सिरा और हृदय से शरीर में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी कहते हैं। दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण। हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण दिल का दौरा पड़ता है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं दोस्तों। हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने या बिल्कुल भी रक्त ना पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। अब अपना अंतःस्रावी ग्रंथियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? निम्नलिखित कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। इसका इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं दोस्तों। अधिवृक्क, एड्रिनल वृक्कों के अग्र सिरों पर टोपी के आकार की एक संरचना होती है। इसके 2 भाग कॉर्टेक्स एवं मेडुला होते हैं। कॉर्टेक्स के लगभग 30 हार्मोन में कॉर्टिसोन, कार्टिस्टेशन, एंड्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस आदि लिंग हार्मोन्स प्रमुख हैं। कौन कौन से? कॉर्टेक्स के लगभग 30 हार्मोन्स में से कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेशन, एंड्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस आदि लिंग हार्मोन्स प्रमुख हैं। अपना अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुग्ध हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? दुग्ध हार्मोन का स्राव होता है पीयूष में। इसका इंपॉर्टेंट है, दुग्ध हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के स्राव के लिए उत्तेजित करता है। इस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि में होता है। दुग्ध हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि में होता है। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि
मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की अधर भित्ति हाइपोथैलेमस के छोटे से शंक्वाकार एवं खोखले प्रवर्त इंफेडिबुलम से कपाल की स्फिनॉइड स्थि के हाइपोफाइलेशियल गर्त में सुरक्षित लटकी गोल सी और भूरी लाल सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसे हाइपोफाइसेसी सेरिब्राई भी कहते हैं। यह मास्टर ग्रंथि के नाम से सुप्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कही जाती है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के भी मास्टर का काम करती है। मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका निभाता है। यह शरीर ताप, भूख प्यास, लैंगिक आचरण तथा शरीर की सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है। मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? वह हो जाएगा हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। निम्न में से कौन सा दोनों बाह्य स्रावी ग्रंथि एवं अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि एवं अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है, बाकी सब करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तथा इस ग्रंथि के हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जबकि अग्नाशय, वृषण तथा अंडाशय मिश्रित ग्रंथियां बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों के रूप में व्यवहार करती हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा पढ़ लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है, पैनक्रियास जिसे इंग्लिश में कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। ये उदर गुहा में अमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 15 से 20 लाख अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विशिष्ट हार्मोन स्रावित करती हैं। अल्फा सेल ग्लूकेगान, अल्फा सेल ग्लूकेगान, बीटा सेल्स इंसुलिन, बीटा सेल्स इंसुलिन, बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सीमेटोस्टेटिन, सीमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल, एफ या पीपी सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड स्रावित करती है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड स्रावित करती है। अल्फा सेल ग्लूकेगान, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सीमेटोस्टेटिन, एफ या पीपी सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनपायी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यकृत स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अग्नाशय स्तनपायी में पाई जाने वाली द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी अप टू थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन है? अप टू थायराइड ग्रंथि। थायराइड हमारी गर्दन में वायु नाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। यह एच आकार की द्विपालित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आहार उपापचय दर को बढ़ाना होता है। इसकी कमी व अधिकता से क्रमशः हाइपोथायरॉइड व हाइपरथायरॉइड रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? अभी हम लोग पढ़ चुके। अवटु ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? के के रूप में नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। नमक में आयोडीन सोडियम आयोडाइड व पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है जो थायरॉक्सिन ग्रंथि को सामान्य बनाए रखता है। आयोडीन शरीर में कमी से घेंगा रोग हो जाता है। जब कोई एकल जीन
एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुप्रभावी। जब एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति करेगा तो बहुप्रभावी। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं दोस्तों। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको बहुप्रभावी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ वेंटिंग ने। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। यह अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। इसका काम रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को समाये बनाए रखना। इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम बेंटिंग और बेस्ट ने 1932 में किया था। 1932 में किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्रोटीन हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधी कार्य स्तनपान, प्रसव काल में गर्भाशय, ग्रीवा एवं योनि फैलाव, मातृत्व गुणों का विकास इत्यादि है। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य क्या है? फेरोमोन। फेरोमोन है इसका सही उत्तर। देख लेते हैं। फेरोमोन गंधयुक्त वाष्पशील वसीय अम्ल होते हैं जिनके हवा में उड़ते गंध संवेदना के कारण जाति के अन्य सदस्य प्रभावित होते हैं। कुछ जीव बैम्बिकॉल या जिप्लूर नामक फेरोमोन मुक्त करते हैं। बैम्बिकॉल या जिप्लूर। अगला क्वेश्चन देख रहे हो तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? इसका सही उत्तर है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन और नार एड्रिलिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। इससे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनलिन। एड्रिनलिन अधिक मात्रा में स्रावित होता है उत्तेजना के समय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यह नरलिंग हार्मोन है। इसका सही उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नरलिंग हार्मोन है। नरलिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त नर हार्मोन को डिहाइड्रोटेस्टेरोन भी कहते हैं। डिहाइड्रोटेस्टेरोन भी कहते हैं। निम्नलिखित से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन कैसे कहते हैं? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। जब शरीर तनाव की स्थिति जैसे डर, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि में हो तब एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर का सामान्य अवस्था में लाने में सहायता करता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन को जीवक रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? कार्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। कार्पस ल्यूटियम महिलाओं में गर्भाशय को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर में प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, ऊतकों को क्षय होने से बचाने आदि कार्य को प्रभावित करता है। इसके संतुलन से अनेक रोग हो सकते हैं। इसके असंतुलन से अनेक रोग हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रे का रोग किस कारण से होता है? थायराइड की अति सक्रियता। थायराइड की अति सक्रियता के कारण ग्रे का रोग होता है। ग्रे की बीमारी थायराइड की अति सक्रियता के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा जब अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का स्रावन होता है तब यह रोग होता है। थायराइड हार्मोन के इस अत्यधिक स्रावन को हाइपर थायरॉयडिज्म कहा जाता है। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। आमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। मुख्य कोशिकाएं आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। मुख्य कोशिकाएं। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जिसे मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। मुख्य कोशिकाएं पेट की ग्रंथियां उदर ग्रंथियों के नजदीक प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती हैं। स्तनपाइयों में स्वेद
ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, स्तनपायी श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित ताप नियम से संबंधित है। पसीना आता है तो ताप नियमित होता है शरीर का। श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों की त्वचा में पाई जाता है। यह सामान्यतः सामान्य, घुमावदार एवं नालवत होती है। इनका मुख्य कार्य तापमान नियंत्रण है। हालांकि ये ग्रंथियां अतिरिक्त लवणों व कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन भी करती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटू एडम्स एप्पल कहा जाता है? एडम्स एप्पल किसको कहा जाता है? थायराइड ओपास्थि को। थायराइड ओपास्थि को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। अवटू उधर्म एडम्स एप्पल, जिसे तकनीकी रूप से स्वर यंत्र प्रमुखता के नाम से जाना जाता है। यह उभार थायराइड ओपास्थि गर्दन के चारों ओर गठित होता है। अगला क्वेश्चन तो एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते दोस्तों। स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। स्त्री के अंडाशयों से क्रमशः बारी बारी से एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है, जो अंडवाहिनी में पहुंचकर 15वें दिन से 19वें दिन तक रहता है। यदि इसी अंतराल में स्त्री संभोग करती है तो अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में पहुंच जाता है। लेकिन यदि स्त्री इस अंतराल में संभोग नहीं करती तो वह अगले मासिक धर्म रजो धर्म में बाहर निकल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, घेगा निम्नलिखित में से किसकी बीमारी कारण होता है? किसकी कमी कारण होता है? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा होता है। आयोडीन की कमी कारण घेंगा रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि होती है, जिसके कारण गर्दन फूल जाती है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली तथा हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से होती है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है। क्यों? क्योंकि थायराइड अवटू ग्रंथि के काम के लिए थायराइड ग्रंथि के काम के लिए आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। ACT हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से ACT हार्मोन स्रावित होता है। ACT हार्मोन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कार्टिकोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है, जो अग्र पीयूष ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा उत्पादित और स्रावित होता है। यह एड्रीनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ACT हार्मोन कार्टिकोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है, जो अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा उत्पादित और स्रावित होता है। यह एड्रीनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? इसका सही होता है इंसुलिन की कमी के कारण कम बनने के कारण डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? इंसुलिन। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। इंसुलिन अग्नाशय के लैंगर हेल्स द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है, जो ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडेट करने व पेशियों में संचित करने में सहायता करती है, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा नियमित रहती है। शरीर में इसकी कमी से मधुमेह डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। हमारा अब इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो पढ़ लेते हैं। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। इंसुलिन जस्ता की कमी से इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है। इंसुलिन में जिंक पाई जाती है। इंटरफेरोन जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है। इंटरफेरोन जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पीयूष ग्रंथि के FSH व LH हार्मोन्स के स्रावन का नियंत्रित करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पीयूष ग्रंथि के FSH व LH हार्मोन्स के स्रावन का नियंत्रित करते हैं। थायराइड जठर अमाशय यकृत तथा अग्नाशय में से अमाशय ग्रंथि नहीं है। पेट ग्रंथि नहीं है। अंडाशय
केवल स्त्रियों में पाया जाता है। अग्नाशय में स्थिर लैंगर हेल्स की द्वितीय बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। अब तंत्रिका तंत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। हमारा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। विद्युत रासायनिक संकेत द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल की क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रित करना है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा हृदय स्पंदन की दर, श्वसन दर, भोजन निगरण, वमन, स्वाद आदि का नियंत्रण करता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? यह हो जाएगा तंत्रिका तंत्र के ऊतक में। तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। मानव में तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका नर्व सेल्स और न्यूरॉन विद्युत रासायनिक प्रेरणाओं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में संवेदी अंगों से सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। चेतन सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? श्वास लेने की क्षमता। श्वास लेने की क्षमता सजीव जीव की मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्षमता है। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। श्वसन क्रिया अपचयी प्रक्रिया द्वारा होती है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकरण, नियमनीकरण या विघटन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यह दो प्रकार से होता है, अनॉक्सी श्वसन व ऑक्सी श्वसन। श्वसन है इसको श्वसन है अपचयी क्रिया। इसका एसएससी ने क्वेश्चन ठहराया नहीं है, इसमें दो ऑप्शन सही होंगे। ले लो। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जैसे न्यूरॉन भी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है। इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। सबसे अधिक अपवर्तनांक का वाला आँख का अंग है लेंस। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है लेंस। लेंस सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। लेंस आइरिस के भीतर की ओर नेत्र गोलक की गुहा में एक बड़ी सी रंगहीन पारदर्शक क्रिस्टलिन नामक प्रोटीन की बनी लचीली संरचना होती है। आकृति में यह उभयतल होता है। आयु बढ़ने के साथ चपटा एवं भूरा हो जाता है। इसके बहुत ही अपारदर्शी हो जाने से दिखाई देने बंद हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष निकटदर्शी नेत्र के गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कॉर्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, जिसे निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहते हैं। दूर की वस्तुओं देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। अभी हम लोग ने पढ़ा है अवतल लेंस, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, निकट दृष्टि दोष मायोपिया रोग का संबंध है आँख से, सबको पता है। अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क में, सेरिब्रम इसे इंग्लिश में कहते हैं। प्रमस्तिष्क हमारी भावना, विचारधारा, स्मरण शक्ति तथा बुद्धि एवं इच्छाओं का केंद्र होता है। यह हमारी मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यही केंद्र है। इससे ही IQ नापा जाता है। यही सभी हमारी क्रियाओं को, याददाश्त वगैरह इसी से चेक की जाती है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ पेशी विन्यास। दृढ़ पेशी विन्यास, दृढ़ पेशी विन्यास की उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत अप्रभावित रहता है। हमारे फेफड़े, कानों और पेट का वायुदाब हमारे शरीर पर लगने वाली बाहरी वायुदाब के समान होता है। यही कारण है कि हम उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचले रहते हैं। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियकरण के कारण नाक में जल विसर्जित होता है। कौन सी ग्रंथि द्वारा? अश्रुकारी ग्रंथि द्वारा। अश्रुकारी ग्रंथि द्वारा। अश्रुकारी ग्रंथि आंसुओं के लिए उत्तरदायी होती है। तीव्र भावनाओं जैसे दुख, भय, खुशी के समय आंसू निकलते हैं। अश्रुकारी लैक्राइमल ग्लैंड्स की सक्रियता के कारण ही रोते समय नाक से जल विसर्जन होता है। वर्णांध व्यक्ति क्या है? कुछ रंगों के बीच भेद न करना। मेनली वो रंग होते हैं हरा और लाल। हरा और लाल के बीच कोई व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। वर्णांधता एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग के बीच अंतर नहीं कर पाता। इसको सबसे पहले हार्नर ने खोजा था। इसको सबसे हार्नर ने खोजा था। यह कुल जनसंख्या के लगभग 8% लोगों में पाया जाता है। यह नॉर्मली रोग नहीं है। मतलब जैकबसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? जैकबसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? सूंघना। जैकबसन अंग सूंघने के साथ संबंधित है। जैकबसन अंग, जैकोब्सन ऑर्गन, एक गंधग्राही संवेदांग है। यह सर्पों में पाया जाता है तथा गंध ज्ञान, सेंस ऑफ स्मेल से संबंधित है। जैकबसन अंग। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है? EEG का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है। मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भब्बू, नीली या काली होंगी। वह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? वह पाया जाता है रक्त पटल में। रक्त पटल में वह रंजक पाया जाता है। मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भब्बू, नीली या काली होंगी। वह रंजक निम्नलिखित किस में पाया जाता है? रक्त पटल में। रक्त पटल या कोरोइड कोमल संयोजी ऊतक का बना अपेक्षाकृत पतला मध्यस्तर होता है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का घना जाल, कुछ तंतु और अनेक रंगायुक्त शाखान्वित कोशिकाएं होती हैं। रंगा पदार्थ काला, भूरा या नीला मेलेनिन होता है, जिससे यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति की आंख भूरी, नीली या काली होंगी। अतः ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। ये पार्ट 4 था हमारा दोस्तों। पार्ट 4 था ये वाला, हम लोग सब खत्म कर दिए। बायोलॉजी हम लोग कवर कर रहे हैं SSC प्रीवियस ईयर की पूरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें दोस्तों, लाइक जरूर कर दें, एक लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोग जरूर देख पाएँ। अतः जय हिंद, जय भारत। खत्म करते हैं यहीं पर वीडियो।